हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था और उत्तल दर्पण के रूल्स के बारे में जानकारी ग्रहण की थी। इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक नज़र में हम इसके रूल्स देख लेते हैं जो कल मैंने बताए थे। क्या रूल्स बताए थे कल? पहला बताया था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तित होने के बाद जो उसकी आभासी किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। उसकी आभासी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये दूसरा था। और थर्ड रूल था कि अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है उत्तल दर्पण पर कि वो उसी मार्ग में लौट जाती है तो उसकी आभासी किरण वक्रता केंद्र से होकर निकलेगी। ये रहा आपका वक्रता केंद्र। ठीक है। और चौथा आपका था तिर्यक वाला कि जितने एंगल से आपतित होगी उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। तो ये चार रूल्स थे। इसके बाद हम सीधे बात करते हैं आज उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। ये सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें केवल दो ही स्थितियाँ होती हैं। पहले वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा अथवा अनंत अथवा दर्पण के बीच कहीं भी रख सकते हैं। दर्पण मीन्स ध्रुव के बीच। ठीक है। तो पहले जब अनंत पे वस्तु को रखा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर दर्पण के पीछे। अर्थात दर्पण के पीछे की बात अगर आ गई तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया? आभासी हो गया और बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का। कैसा होगा? बहुत छोटा बनेगा और बिंदु के साइज का बनेगा और आभासी तथा सीधा होगा। मैंने कहा था अगर दर्पण के पीछे की बात हो गई तो ये क्या हो गया आपका? आभासी हो गया। और क्या होगा? सीधा बनेगा। तो पहले चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बना हुआ। ये आपका एक किरण आरेख खींचा हुआ है। MN हमारा क्या है? एक दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और ये देखो कोई वस्तु AB रखी हुई है इस तरफ। ठीक है। तो एक कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होगी। आपतित होने के बाद वास्तव रूप से तो इधर जा रही है लेकिन इसकी आभासी किरण इस तरीके से पीछे मुख्य फोकस पर आ जाएगी। दूसरी इसकी किरण जब आएगी वो भी इस तरीके से मुख्य फोकस पर इसको काट देंगे। यहीं पर बिंदु साइज का बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा जो कि विजिबल नहीं होता है नग्न आँखों से। ठीक है। अनंत पर दूसरी इसकी स्थिति क्या है? दूसरी इसकी स्थिति है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। कहाँ रखेंगे वस्तु को? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के पीछे। अर्थात जिस तरफ परावर्तक पृष्ठ है उस तरफ नहीं, उसके बैक में बनेगा। और वो कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। बिंब यहाँ पे समझ लीजिए, बिंब वस्तु को कहते हैं। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा। बिंब वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और प्रतिबिंब उसकी छाया जो भी उसके प्रति बनती है। ये भी प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? आभासी बनेगा क्योंकि पीछे बन रहा है और सीधा बनेगा। ठीक है। जितने भी उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सारे आभासी और सीधे बनते हैं। ठीक है। इसका आरेख देख लेते हैं। अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच बन रहा है। देखो ये कोई वस्तु तुमने AB रखी है, AB वस्तु रखी हुई है। यहाँ से प्रकाश किरण सीधी आई और यहाँ आने के बाद टकरा के इधर वास्तव रूप से चली गई, परंतु इसकी आभासी किरण कहाँ आ गई? मुख्य फोकस से होकर निकली। ये रहा आपका मुख्य फोकस। उसके बाद में दूसरी किरण ये आई और ये सीधे इसके वक्रता केंद्र से होकर निकली क्योंकि इसी माध्यम से वापस चली गई। तो इसकी आभासी किरण वक्रता केंद्र से जा रही। ये दोनों किरणें बिंदु A' पर काट रही हैं एक दूसरे को। कहाँ पे काट रही हैं? बिंदु A' पे, यहाँ पे काट रही हैं। देखो ये वस्तु AB ये रही आपकी और इसका प्रतिबिंब A' B' ये छोटा सा एरो जो दिख रहा है ये रहा। देखो ऊपर का एरो ये भी है, ये भी एरो ऊपर को है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु ये देखो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे छोटा बन रहा था। जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और वस्तु से
छोटा बनेगा। चूँकि ये प्रतिबिंब देखो इसका परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है, इस तरफ परावर्तक पृष्ठ है, प्रतिबिंब कहाँ पीछे की ओर बन रहा है। ये डॉटेड लाइन प्रदर्शित कर रही है कि ये किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं लेकिन जाती नहीं है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। इसको इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधा बन रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियाँ होती हैं, एक अनंत पर, दूसरा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके हमें बताते रहें। ठीक है, इसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं क्या क्या हैं। पहला उपयोग देख लीजिए, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। वाहन जो होते हैं, जो भी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, सभी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, साइड मिरर, जिस मिरर से हम पीछे देखते हैं, पीछे की ओर देखते हैं, उसमें क्या, ड्राइवर के पीछे को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या खूबी है, क्यों यूज किया जाता है, मैंने बताया था। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत से पहले रखी है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा और आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, जिससे वो आसानी से विजिबल हो जाता है और हमें आसानी से पता चल जाता है कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है। इस तरीके से इसका प्रयोग कहाँ होता है, गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में। सबसे बड़ा उपयोग इसका ये है। उसके बाद में नेक्स्ट उपयोग इसका देख लेते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। सिक्योरिटी दर्पण मतलब इस दर्पण को अगर आप लगा देंगे कहीं पे तो ये छोटा सा होगा लेकिन ज़्यादा एरिया कवर करता है, चूँकि ये बाहर की ओर होता है, ऐसे होता है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वाइड एरिया इसका हो जाएगा, इतना एरिया कम से कम ये कवर करता है। ठीक है, इस तरीके से इतना एरिया कवर करेगा, तो ये वाइड एरिया इसका हो जाता है, इसलिए सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या दिया गया, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, पहले तो बच्चों एक बात समझ लेते हैं थोड़ी सी। मैंने निर्देशांक ज्योमेट्री जिन बच्चों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा रखी है बच्चों को, उनको पता होगा कि मैंने इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनाए थे। ये मूल बिंदु यहाँ पे रहा था, और इसके बाईं तरफ जितनी भी दूरियाँ थी वो सब हम प्लस में लेते थे। सॉरी, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इस तरफ को एक्स एक्सिस इसमें प्लस लेते थे और इसमें माइनस लेते थे, लेकिन इसमें उल्टा रहेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है इस तरीके से, और ये हमारी मुख्य अक्ष है। ठीक, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, इस तरीके से। तो इधर की ओर हम जितनी भी दूरियां नापेंगे सारी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, सारी ऋणात्मक होंगी, और इधर की ओर जितनी दूरियां लेंगे वो सारी धनात्मक होंगी। ठीक है, ये भी यही निर्देशांक ज्यामिति में बताने वाला था कि इसमें क्या होता है, बाईं तरफ जितनी भी दूरियां, निर्देशांक ज्यामिति में इस तरीके से होता है कि इस तरफ को जितनी भी दूरियां लेते हैं सारी नेगेटिव होती हैं, इस तरफ को जितनी दूरियां लेती हैं सारी पॉजिटिव होती हैं, ऊपर की ओर सारी दूरियां पॉजिटिव और नीचे की ओर सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं। इस तरीके से हम निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ते हैं। वही रूल बिल्कुल सेम यहाँ पे भी लागू होता है। सबसे पहली बात जान लो, किसी भी दर्पण में वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट दिया गया, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मैंने बता दिया आप लोगों को, वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, अगर ये दर्पण है तो वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। बात समझ में आ गई, क्या होता है, हमेशा जो वस्तु को रखेंगे दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो दर्पण का ध्रुव होता है, ये वाला बिंदु, यहाँ से सारी दूरियां मापी जाती हैं, चाहे वो प्लस में मापी जाए, चाहे माइनस में, चाहे ऊपर की ओर, चाहे नीचे की ओर। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड रूल दिया गया, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस में सभी दूरियां मापी जाती हैं, अर्थात बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। ये रहा आपका दर्पण, इसके दाईं ओर जितनी भी दूरियां मापेंगे वो सारी किस में जाएंगी, प्लस में जाएंगी। उसके बाद में जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर
मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। इधर की ओर जितनी भी दूरियां मापते हैं सारी ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। क्या दिया गया है, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री वाले ही रूल हैं। अगर उसको पढ़ा है अच्छे से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। वही बात जो मैंने कहा कि ऊपर की ओर अगर इस बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस रहेगा, नीचे की ओर माइनस रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। बस वही बात जो मैंने बताया था कि नीचे की ओर जो भी मापेंगे वो सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होती हैं। आज चलिए फिगर में समझ लेते हैं पूरा क्लियरली से। ये रहा आपका फिगर। कोई भी डाउट हो ज़रूर हमसे पूछें, कमेंट करके ज़रूर पूछते रहें। ओके, देखिए ये आपका दर्पण है, यहाँ से ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगर हम P से इस तरफ को जाएंगे दाईं तरफ तो सारी दूरियां प्लस में रहेंगी। अगर हम बाईं तरफ जाते हैं इस तरफ को तो सारी दूरियां नेगेटिव रहेंगे। वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रहती है, इसी तरफ, इसीलिए वस्तु की दूरी को कैसे प्रकट करते हैं, U से, और U इसीलिए हमेशा निगेटिव रहता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ये फैक्ट याद कर लीजिए, उसमें दिया रहता है कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वस्तु हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं और बाईं ओर की ली गई सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। उसके बाद ऊपर की ओर बात करते हैं। ऊपर की ओर वस्तु क्या होती है, सारी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं और नीचे की ओर सारी दूरियां निगेटिव ली जाती हैं। यही कोऑर्डिनेट्स का सिद्धांत है, वही बिल्कुल यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, अगर कोई सस्पेंस हो ज़रूर मुझसे पूछते रहें। इसमें देख लीजिए कि थोड़ा सा बता देते हैं कि U क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। यहाँ से इस तरफ वस्तु अगर जितनी दूर रखी है उसकी दूरी मापेंगे, उसे U बोलेंगे। V प्रतिबिंब की दूरी होती है। अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा, वो हमेशा काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा। और अगर उत्तल दर्पण है तो किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा, तब क्या हो जाएगा, ये V प्लस में हो जाएगा। V होता है क्या, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, और F क्या होता है, फोकस, मुख्य फोकस। यहाँ पे ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें जो फोकस दूरी होगी किस तरफ है, F किधर होती है, इस तरफ होती है, यहाँ से, इसलिए ये फोकस दूरी क्या में आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर ये अवतल लेंस उत्तल दर्पण होता तो उसमें क्या होता, ये जो F था, फोकस था, फोकस दूरी वो प्लस में हो जाती, क्योंकि फोकस दूरी इस तरफ आ जाती है, इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, दिया गया इसके बाद यही सारा कुछ नीचे दिया गया है। देख लो कि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अर्थात वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण अगर है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, वही सारी बातें इसमें बताई गई। इसके बाद में देख लेते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र दिया गया आप लोगों को। दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F। ये होता है दर्पण का सूत्र। इसमें हमें दो चीज़ें दे दी जाती हैं और तीसरी चीज़ हमें निकालनी होती है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि जो वस्तु है दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर रखी है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो उसकी फोकस दूरी याद कर दिए। दिया गया नीचे V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की दूरी, और F क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल जब लगवाएंगे तो बताएंगे क्लियरली क्या होता है। सारा कुछ न्यूमेरिकल लगवा के आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद में बात आती है आवर्धन की। आवर्धन क्या होता है, देख लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न हुआ आपेक्षिक विस्तार, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्टली। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन डायरेक्टली अगर हम समझें तो ये बताता है कि जो वस्तु हमारी है उससे प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना। अगर ये U है, अगर ये V है, तो ये इसका रेशियो बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है, और कितने अनुपात में बड़ा बना और कितने अनुपात में छोटा बना। तो इसी को इसका आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में इसके फॉर्मूले में दिया गया अनुपात में व्यक्त करते हैं। दिया गया अगर
फार्मूला m बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, I/O, O फॉर ऑब्जेक्ट। एक फार्मूला ये होता है m बराबर I/O, मतलब इमेज वस्तु, प्रतिबिंब अपान वस्तु। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया फार्मूला m बराबर H'/H, जहाँ h क्या है? H' है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है वस्तु की ऊंचाई। तो इस तरीके से इनको लिख के इसका रेशियो निकल आता है। और इस पे कई सारे फार्मूले, इस फार्मूले पे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सारे बताएंगे आगे, तो थोड़ा सा वेट करें, सब कुछ मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर HI/HO, या इसको दूरी के अनुपात में भी लिख सकते हैं m बराबर -V/U। मोस्टली आप लोगों को फार्मूले दो लिखने हैं, दो फार्मूले लिख लीजिए, एक तो ये वाला और उसके बाद में दूसरा ये वाला। इसमें हिंदी मत लिखिएगा, अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हो m बराबर H'/H। दो फार्मूले लिख लीजिए, काफ़ी हैं। बाकी मैं सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा और बताऊँगा क्या होता है। ये सब दिया गया है, इसको मैं डायरेक्टली आप लोगों को समझा देता हूँ क्या है ये। देखो, जब हम m निकालेंगे, m का मान या तो 1 से बड़ा आएगा, अगर 1 आएगा, ठीक है, तो हम एक बात हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बिल्कुल बराबर बना है। कि अगर 1 मीटर की वस्तु है और उसका प्रतिबिंब भी कितना बना है? 1 मीटर का बना है, m, ठीक है। तभी तो पता चलेगा। जैसे अगर कोई वस्तु है 5 मीटर ऊंची है, तो मैंने 5 और उसका वस्तु जो 5 मीटर थी उसका प्रतिबिंब भी 5 बना, तो 5/5 5 कट जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चला कि जो वस्तु की लंबाई है उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा किस में बनता है? समतल दर्पण में। ठीक है। उसके बाद में अगर m 1 से बड़ा है, m जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा नंबर कुछ आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? m बड़ा है 1 से, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, अर्थात वस्तु छोटी है। अगर m जो है छोटा हो जाता है 1 से, तो इससे मुझे पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। और एक बात डायरेक्टली समझ लिए, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर प्रतिबिंब छोटा किस में बनता है? वस्तु से, उत्तल दर्पण में। अगर जो m है 1 से कम आ रहा है तो तुरंत हम समझ जाएंगे क्या है? उत्तल दर्पण है। तो m से ही सारा कुछ डाटा निकल के आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा दर्पण है और उसके द्वारा किस तरीके का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन को लेके आएंगे। अपवर्तन प्रकाश का एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।